बचपन से आपको राजनीति में आने की थी कि शादी होने के बाद ऐसा आपको वातावरण मिला कि आपको राजनीति में आने की इच्छा हुई? मतलब बचपन से ही मैं मदर टेरेसा से थोड़ा प्रभावित थी। तो क्या 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो जनता उतना खुश नहीं थे या फिर पार्टी उतने खुश नहीं थी कि आपको टिकट दिया गया? नहीं, जनता खुश थी, बहुत खुश थी। जो पूर्व विधायक जी थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। महतारी वंदन योजना को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल रही बीजेपी सरकार, तो वो भी क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? हाँ, जो ये महतारी वंदन योजना है ये वाकई बहुत बड़ा फैक्टर रहा जीत के लिए। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, तो क्या उस पर काम हुआ? आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? उस पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने तो कहा कि आप नाम दीजिए, हम दे देंगे, लेकिन आज तक अभी कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बात की रोड के बारे में, यहाँ रोड का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन जब बात करते हैं मैम गुणवत्ता की तो उस पर बहुत सवाल उठता है। कुछ रोड हैं जिसमें प्रॉब्लम आया है, नहीं आया मैं नहीं बोल रही हूँ, आया है प्रॉब्लम, उसका कारण भी है। एक और बात निकल कर आती है सामने, जब महिलाएं आगे आती हैं या फिर जब चुन कर आती हैं तो उनके जो पति हैं प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा काम करते हैं और फील्ड में उन्हीं का चेहरा रहता है। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ महिलाओं के साथ हो रही है या फिर आपके साथ भी ऐसा हो रही है? नहीं, मैं नहीं मानती कि ये चीज़ 100% सही है। लोग इसको हवा बना देते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता को रेल की सौगात कब तक मिलने वाली है? क्योंकि रेलवे की आवश्यकता तो है और यहाँ क्या छोटा लाइन है। छोटा लाइन मतलब वो सिर्फ टाइम पास, मतलब मैं बोलूँगी सिर्फ टाइम पास है। आने वाले 5 साल में आपके पास क्या ऐसे रोड प्लान है या फिर आप सोच रखे कि मुझे इन 5 साल में ये काम को करना ही है? अभी तो हमको बहुत सारे काम करने हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, विधायक, सांसद और मंत्रियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष के बारे में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पता चले कौन है संगीता सिन्हा जी, कैसे राजनीति में आए, क्या शिक्षक दीक्षा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैडम, मेरा जो राजनीतिक जीवन है ऐसा तो नहीं था। कॉलेज लाइफ में मैं नॉर्मली रही, उसके बाद शादी हो गई जब इस घर में आई गुरूर में, और मेरे ससुर जी डॉक्टर भोरन सिन्हा जी जो कि हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं, और उनका जो भाव था जब हम वोट डालने जाते थे तो हमेशा वो बोलते थे कि पंजा को वोट देना। तो वहाँ से मैं प्रोत्साहित हुई धीरे धीरे, और उनका एक इच्छा था कि मेरी बहू आगे बढ़े, और उसी के चलते आगे हमारा जीवन चलता रहा। फिर मेरे पति महोदय जी को मिला टिकट, फिर उनके बाद फिर मुझे मिला। तो बचपन से आपको राजनीति में आने की थी कि शादी होने के बाद ऐसा आपको वातावरण मिला कि आपको राजनीति में आने की इच्छा हुई? नहीं, राजनीति में आने की ऐसा शौक या इच्छा ऐसा नहीं था, लेकिन मतलब बचपन से ही मैं मदर टेरेसा से थोड़ा प्रभावित थी और धीरे धीरे ये सेवा का भावना था कि कुछ ना कुछ हमको सेवा करना है। और ऐसा कहावत है ना कि जिस तरह अपन चलते हैं वहाँ कायनात लग जाती है, और वो धीरे धीरे सेवा की भावना यहाँ मुझे पहुँचाई। और मेरा तो मानना ये है कि अगर सेवा करना है लोगों का तो ये राजनीति से अच्छा स्टेज कहीं नहीं है। जी, जैसे आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है, आप MA किए हैं, तो जब पढ़ाई के दौरान भी आपको लग रहा था कि मुझे लीड करना है, मुझे कुछ करना है अपने साथियों के लिए, फिर जाके समाज के लिए कुछ करना है? हाँ, उस समय रहता था। कॉलेज के ज़माने में स्टेज प्रोग्राम होता था, सब जितने भी NCC थे और प्रोग्राम वार्षिक उत्सव है, इस सब में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और खूब कार्यक्रम किए। NCC में बाहर भी गए, सभी काम में हम मतलब कार्यक्रम में हम लोग भाग लिए थे। जी। आपका जो मायके का बोलूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ये वहाँ से जब यहाँ आप शिफ्ट हुए राजनीति में तो कितना कुछ बदलाव आपको लगा कि कितना आपके लिए सहज था? देखिए, वहाँ जो मेरा माहौल था राजनीति नहीं था, लेकिन वो
गायत्री परिवार से जुड़े थे, तो सामाजिक तौर पे और पूजा के यहाँ पे लोगों का आना जाना, लोगों से संबंध हमेशा रहा है। और यहाँ आने के बाद जो घर का परिवेश मिला, यहाँ भी बहुत ज़्यादा एकदम बोले कि राजनीति परिवार ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिजनेस था, छड़ सीमेंट का बिजनेस था, हम बिजनेस किए। उसके बाद धीरे धीरे जो लोगों का झुकाव रुझान बढ़ते गए, लोग जैसे हेल्प के लिए आने लगे तो हेल्प के लिए आए तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए। तो ऐसा धीरे धीरे पता नहीं चला कि हमको कब राजनीति में आए, और धीरे धीरे राजनीति में और वो सेवा करते करते आए। पहले तो मुझे समाज सेवी के रूप में जानते थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम राजनीति में पता नहीं चला, लोगों ने राजनीति में ला के खड़ा कर दिया और विधायक बना दी। 2018 का वो समय था जब पहली बार आपको टिकट मिला, और जो सिटिंग एमएलए थे तब वो आपके पति जी विधायक थे, उनका टिकट काट कर आपको दिया गया। तो कितना चुनौती भरा था, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सहानुभूति भी एक लगती है, और आप पहली बार लड़ रहे थे, कैसा लग रहा था अंदर से आपको? देखिए, पहली बार जब मुझे टिकट मिला तो मैं बहुत मानसिक रूप से बोलूँ तो तैयार नहीं थी, क्योंकि राजनीति अलग होता है। हम हाउसवाइफ हमेशा रहे हैं, शुरू से जब मैं आई तो हाउसवाइफ जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और एकदम से राजनीति में एंट्री थोड़ा बहुत जाती थी। पति महोदय जी थे विधायक, तो उनका जो कुछ कुछ कार्यक्रम है जहाँ वो नहीं जा पाते थे वहाँ मैं जाती थी, तो वैसे धीरे धीरे लोग से कनेक्ट थी। और उसके बाद अचानक से टिकट मिला और कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया, तो जरूर मुझे भी लगा नहीं, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे टिकट दिया है तो मुझे सेवा करना चाहिए जब मौका मिला है। और फिर बढ़ चढ़ के लोगों ने भी सहयोग किया, आशीर्वाद मिला, और लोगों के जनता के आशीर्वाद से ही अब भी फिर से डबल मुझे चुना। इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक सवाल उठ के आ रहा था, जैसे कि जब टिकट काट कर आपको दिया गया, क्योंकि एक ही परिवार से आप लोग पति पत्नी हैं, तो क्या 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो जनता उतना खुश नहीं थे, या फिर पार्टी उतने खुश नहीं थी कि आपको टिकट दिया गया? नहीं, जनता खुश थी, बहुत खुश थी। जो पूर्व विधायक जी थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, किसानों के लिए संघर्ष किया था, रोड की लड़ाई लड़े थे और रोड बनवाए थे। वो विपक्ष में थे उस समय, उसमें भी बहुत संघर्ष किया, बिजली के लिए संघर्ष किए, रोड के लिए संघर्ष किए, किसानों के लिए संघर्ष किए, हर किसी वर्ग के लिए सहयोग किया, संघर्ष किया। इसलिए हम डबल रिपीट हुए। अगर उस समय हम संघर्ष नहीं करते, जनता है, जनता अगर किसी को लाइक नहीं करती, किसी को पसंद नहीं करती, किसी के काम को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुरंत उतार देती है। और यही कारण है कि विपक्ष में रहते हुए पूर्व विधायक ने जो काम किया था उनका बेनिफिट मुझे मिला था। उनके कारण मुझे प्लस हुआ था कि उन्होंने जो किसानों के लिए काम किया था, धरना प्रदर्शन किया था, और वो जो काम किए उसका बेनिफिट मुझे मिला, और मैं इस अच्छे से फिर से डबल रिपीट हुई उस समय। ये संजारी बालोद 2008 में अस्तित्व में है, लेकिन तब से अगर 8 की बात छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के यहाँ एमएलए रह रहे हैं। 2018 की बात करें मैम, तो बीजेपी की सरकार थी, उस समय बहुत चुनौती भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर विधानसभा कांग्रेस पार्टी की है, वहाँ से लोग जीत कर आ रहे हैं बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो यही वही रिपीट हो, ऐसा नहीं है। तो क्या वास्तविक में चुनौती थी? सरकार बीजेपी की थी, यहाँ आप विपक्ष में थे। हाँ जी, बहुत चुनौती था भाई। विपक्ष में रहो तो आप देखे होंगे, विपक्ष में कोई भी काम के लिए बोले जाए तो चप्पल घिस जाता है। और उस समय ऐसा संघर्ष था, उस समय संजारी बालोद विधानसभा का रोड बहुत जर्जर था, बहुत ही ज़्यादा जर्जर था। अगर मैं पाकुरघाट से करी बदर का जो मार्ग बोलूँ, उसके लिए इन्होंने कड़ी दोपहर में धूप में बैठ के जनता के साथ, लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया, तब वो रोड पास हुआ था। एक एक चीज़ के लिए हमको धरना प्रदर्शन के बिना हमको वो चीज़ नहीं मिलता था, और वो स्थिति में उस समय भी बेहतर काम किए। और लोगों को था कि हम जो पूर्व विधायक सिन्हा जी थे, उन जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने समर्पित होकर कार्य किया, और उनकी वाइफ होने के नाते, पत्नी होने के नाते जब मुझे टिकट मिला तो उनको विश्वास था कि पूर्व विधायक ने काम किया तो 100% विधायक भी काम करेगी, और इसी का विश्वास हमें मिला। जनता ने उसका मुझे लाया उससे। 5 साल के बाद एक बार फिर से आप विधायक हैं, आपका जो जीत का अंतर है वो भी बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है कि 18 में जो आप पहली बार बन कर आए थे, तो कितना बेहतर काम हो पाया, कितना संतुष्ट आप अपने कार्यकाल से आप? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो मेरे कार्यकाल में जो हमारा 18 से लेकर 23 तक था, उस कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। जैसे कि जो मुख्य चौराहा नाला जो था
वो गांव वाले मेरे चुनाव में बहिष्कार करने वाले थे, चुनाव बहिष्कार करने वाले थे, क्योंकि वहाँ का जो एक नाला है, पुल है, उसकी मांग बरसों से था, 20 साल से, 15-20 साल से मांग, तो आज तक पूरा नहीं हुआ था। पूर्व विधायक ने भी उस मांग के लिए रखा था विधानसभा में, तो उस मांग को लेके तो सबसे पहले तो हमने उसको पूरा किया। जो टापू बन जाता था, अभी बरसात के दिन में वहाँ 5-5 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, और पूरा टापू बन जाता, वो पहले हुआ। उसके बाद फिर जितने भी रोड हैं वो हमने पूरा करवाया, मुख्य मार्ग हैं उसको हमने करवाया। महिला कॉलेज लाए, महिला कॉलेज भी हमारी उपलब्धि है। हमारे पास कॉलेज में आगे का जो कोर्स है वो नहीं था, उसको हमने किया। बहुत सारी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बोलूँ, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूँ, चाहे रोड के, और सबसे ज़्यादा जो उपलब्धि हुई हमारा रोड। आप एंट्री करेंगे, आज देखेंगे कि कहीं भी बालोद विधानसभा का कोई रोड बचा नहीं है। कुछ जो गली के रोड हैं वो बच गए हैं, क्योंकि हर काम एक साथ नहीं हो पाता है, तो उसको हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। अभी जब 2023 में आप जनता के बीच पहुंच रहे थे, तो मुद्दे क्या थी? क्या जो आपके 5 साल का काम का क्षेत्र में उसको लेके जा रहे थे, अभी जो राज्य में सरकार थी कांग्रेस की, उसको लेके जा रहे थे? देखिए, मैं जब मुझे टिकट मिला और मैं चुनाव प्रचार में निकली, तो जब मैं चुनाव प्रचार में निकली तो प्रत्याशी के रूप में तो गई, लेकिन उनको एक एडवाइस भी दे रही थी कि भाई मैं विधायक हूँ फिलहाल, और मेरी जो मेरा काम है मेरे जनता को जागरूक करना, और मैंने उनको जागरूक किया। उनको ये कहा कि हर पार्टी के लोग आते हैं आपके पास, हर पार्टी की बात सुनो। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का ही तो मेरी ही बात सुने, आप बीजेपी आती है उनकी बात सुनिए, अदर पार्टी आती है उनकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, और अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से, अपनी समझदारी से आप वोट कीजिए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये रहा कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा जो वोट मिला महिलाओं को, वो मेरे विधानसभा में, संजारी बालोद विधानसभा में जी। महतारी वंदन योजना को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल रही बीजेपी सरकार, तो वो भी क्या बहुत बड़ा फैक्टर रहा? हाँ, जो ये महतारी वंदन योजना है, ये वाकई बहुत बड़ा फैक्टर रहा जीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लाया, 1,000 रुपया हर महिलाओं को मिलेगा। अच्छी योजना है। महिलाओं को अगर 1,000 मिलता है तो इससे खुशी की, मतलब इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और ये जैसे हमारी विधानसभा में जितनी महिलाएं हैं सबको दिया जा रहा है, चाहे वो बीपीएल में हो, चाहे एपीएल में हो, चाहे वो जीएसटी पटाते हों, टैक्स पटाते हों, सब महिलाओं को दिया जा रहा है वर्तमान में। लेकिन अभी प्रोसीजर चल रहा है काटने का, और ये काटने का प्रक्रिया है कि सिर्फ वो गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, और जितने टैक्स पटाते हैं, जिसके खेत हैं, इनको नहीं दिया जाएगा। अब बताइए वो महिलाएं क्या जाएंगी, कहाँ जाएंगी? क्योंकि जब इन्होंने वोट मांगा था, सबके घर में गए, वहाँ फॉर्म भरवाए, और उसमें जैसे एक घर में अगर 4 महिला हैं, उन 4 महिलाओं को एक को फॉर्म भरवाए हैं कि आप, उसमें अनमेरिड भी थी। अगर अनमेरिड महिला 35 ईयर्स 40 ईयर्स की महिला है वहाँ पे, उनको भी फॉर्म भराया गया। 2 बहू हैं उनको भी फॉर्म भराया गया, और एक मम्मी है उनको भी फॉर्म भराया, और उनको कहा गया इसको पेटी में रखना, संदूक में रखना, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 1,000 देंगे। आज यहाँ क्या हो रहा है कि अब उन महिलाओं को काटने का शुरू कर दिया है। जो टैक्स पटाता है, घर में 1 महिलाओं को दिया जाएगा बोल रहे हैं, 2 महिलाओं का कटेगा, मतलब सास को मिलेगा, 2 बहू को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? 2 बहू क्या लड़ाई नहीं करेगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी घर में लड़ाई करवाने का काम कर रही है। अगर 2 महिलाएं, जेठानी देरानी जेठानी है, जेठानी को मिलेगा, देरानी को नहीं मिलेगा, तो गलत तो है ना, घर में लड़ाई हो रहा है। उसके बाद जो अनमेरिड महिलाएं, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारे यहाँ अनमेरिड महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। कि भाई अनमेरिड महिला है, देखो एक महिला की शादी होती है, उसके पति हो जाते हैं, ससुराल हो जाता है, लेकिन एक अनमेरिड महिला का न भाई उसका होता है, न ससुराल उसका होता है, वो अकेली महिला रहती है। जबकि अनमेरिड महिलाओं के लिए भी ये योजना होना था। यहाँ तो मैरिड महिलाओं लोग के लिए है, तो अनमेरिड महिलाओं के लिए भी ये योजना होना चाहिए था।
और मैं तो मांग करती हूँ विष्णुदेव साय सरकार से कि अनमेरिड महिलाओं को शामिल किया जाए, क्योंकि वो बेचारी अपने मम्मी पापा के साथ रहती नहीं है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी खेत में जाके अपना जीवन यापन करती है। उनका बुढ़ापा बहुत ही दुखदायी होता है। तो कम से कम मैं सरकार से मांग करती हूँ कि महिलाओं जो अनमेरिड महिला हैं उनको ये योजना दिया जाए। साथ में ये भी मांग कर रही हूँ कि जिन महिलाओं का भी काटने का सिस्टम शुरू हो गया, आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, जीएसटी पटा रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, उन महिलाओं को दिए जाए, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया है, आप उसके साथ धोखा नहीं दे सकते। तो मेरी तो मांग है कि हर महिला को जैसे आज पेपर में देखी 70 लाख महिलाओं को दिया, कल 1 जुलाई था और 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा आया। मैं चाहती हूँ ये 5 साल तक 70 लाख महिलाओं को दे, उसको 30 लाख मत करें, 10 लाख में आके अटका देंगे, 5 लाख कोई फायदा मिलेगा। मतलब गांव में अगर 100 महिला हैं उसमें 3 महिलाओं को फायदा मिलेगा, बाकी को कहीं फायदा नहीं मिलेगा। इस बार के चुनाव में आपके जो प्रमुख विपक्ष थे राकेश यादव जी, उनके अलावा एक और आपकी पार्टी के विपक्ष थे जिनसे आपको लड़ाई लड़ना था, मीना साहू जी। तो क्या दो तरफा मुकाबला आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था, क्योंकि जो आपका जीत का अंतर था अभी है, अगर मीना साहू जी आपके साथ में रहते पार्टी में तो कहीं ना कहीं जीत का अंतर और बेहतर रहता? देखिए, मुझे मीना साहू जी भाभी जी है, मेरी अच्छी फ्रेंड भी है। अब वो क्या है, राजनीति में होते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, सबको अपना रहता है, लेकिन मैं कभी उनको अपना एकदम कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं मानी। मुझे बस जनता पे विश्वास था। मैंने अपने लोगों को भी कहा कि आप टेंशन मत लो। जब चुनाव चल रहा था तो हमारे लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि कुछ सामाजिक चल रहा था विवाद। तो मैंने बस अपने लोगों को कहा, अपने काम किए हैं ना तो अपने काम पे विश्वास करो। आप किसी के खड़े होने पे या किसी के व्यक्तित्व पे इसमें मत जाओ। आप अगर काम किया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। जी मैडम, स्वास्थ्य की बात करें, प्रदेश के साथ साथ आपके विधानसभा क्षेत्र में हालात कैसे है आपको भी पता है, बाकी जनता को भी पता है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, तो क्या उस पर काम हुआ? आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? उस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने तो कहा कि आप नाम दीजिए, हम दे देंगे, लेकिन आज तक अभी कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है। अभी तक किसी हॉस्पिटल में जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो उसके जो बोले हैं उसका आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आचार संहिता लग गया, ये सब के कारण भी ये सब अवरुद्ध होता है। हम फिर से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा के पहले मेरे ख्याल से मांग पूरा हो जाए, नहीं तो विधानसभा में फिर ये बात उठ सकता है। तो विश्वास है कर देंगे। अब बीजेपी है, कुछ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य अमला यहाँ भी आपके विधानसभा क्षेत्र में कैसी है? आप कितने काम यहाँ हुआ है और कितना काम करना बाकी किस क्षेत्र में, क्या लगता है आपको? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है यहाँ पे। हमारे जिला अस्पताल को बहुत डेवलप किए। कोरोना काल में भी वहाँ पे यहाँ खुद टेस्ट होता था। यहाँ कोरोना काल में मैंने महसूस किया कि सभी जगह ऑक्सीजन की कमी होती थी, लेकिन हमारे यहाँ कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हमने कभी रिफ़र नहीं किया। हमारे जो जितने भी कोरोना में हमारे पेशेंट गए, सब यही हैंडल हुए। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ा कि हम रायपुर का सहयोग लें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और साथ में स्वास्थ्य विभाग में जैसे कुछ उन्नयन हुआ है, कई डेवलपमेंट हुआ है। सभी स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त कमरा का आया है, सभी स्वास्थ्य केंद्र में बेड आया है, और सभी में जो पिछले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, सभी में हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से। जी। एक और बहुत बड़ा पहलू है मैम शिक्षा की। बिना शिक्षा के विकास तो संभव ही नहीं है। तो विधानसभा क्षेत्र आपके में कितना इस पर काम हुआ है? जैसे आप बता रहे थे कि नए कॉलेज खुलवाएं, गर्ल्स कॉलेज खुलवाएं, तो और क्या करने की ज़रूरत है अभी? महिला कॉलेज तो खुला है, लेकिन महिला कॉलेज जैसे अभी हमारे यहाँ BEd DEd की बहुत आवश्यकता है। इसका मांग मैं शुरू से करते आ रही हूँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी ने आश्वासन दिया था कि इस बार खुल जाएगा। इस बार मैं शिक्षा विभाग से यही मांग कर रही हूँ कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, और जो संजारी बालोद विधानसभा बालोद में है, तो यहाँ के बच्चे, चाहे डोंडी लोहारा की बात करूँ, चाहे गुंडरदेही की बात करूँ, चाहे बालोद की बात करूँ, सब बच्चे को BEd DEd करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं। आप तो जानते हैं कि बिना उसके जॉब करना मुश्किल है।
तो हम मांग कर रहे हैं और इस बार मुझे आशा नहीं विश्वास है इस बार डेट हमारे यहाँ हो जाएगा। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में बस मैं आत्मानंद में कहना चाहूँगी कि आत्मानंद में एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आत्मानंद स्कूल चलाए, उसमें ये हुआ कि हमारे जो गरीब के बच्चे जो हमारे काम करते हैं उसके बच्चे भी फ्री में पढ़ाई कर रहे थे। अब वो फीस दे के जाएंगे जिसको पढ़ाना नामुमकिन है इंग्लिश मीडियम। तो मैं मांग करती हूँ इस सरकार से कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, आत्मानंद स्कूल को फ्री में चला रही थी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई फ्री में हो रहा था, इस बार भी वो फ्री करे। क्योंकि हमारे जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाता। प्राइवेट स्कूल में 2 से 3 लाख खर्च करना पड़ेगा उनको, जबकि फ्री में हो रहा था तो सभी बच्चों को शिक्षा समान रूप से मिल रहा था। तो समान रूप से छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आत्मानंद स्कूल को फ्री में चलाना बहुत आवश्यक है। जी, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बात की रोड के बारे में, यहाँ रोड का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन जब बात करते हैं मैम गुणवत्ता की तो उस पर बहुत सवाल उठता है। तो क्या वाकई में ठेकेदारों को और उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, काम थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि जो काम आप कर रहे हैं उस पर बेहतर तरीके से काम हो ताकि उनका जो गुणवत्ता है वो मेंटेन हो रहे? देखिए, जब टेंडर होता है उसके जो मात्राएं रहती है उस हिसाब से रोड बनता है। अब मैं बात करूं पुरूर से जो पाटन क्षेत्र को जोड़ता है वो रोड बहुत अच्छा बना है। यहाँ मैं बात करूं करही बदर से जो निपानी निपानी होते हुए मोखा जाता है जो भी रायपुर जाएगा, ये रोड की कहीं गुणवत्ता में कमी नहीं है। हमारे रोड बहुत अच्छे बने हैं और वो भी उसमें भारी गाड़ी चल रही है। कुछ रोड हैं जिसमें प्रॉब्लम आया है, नहीं आया मैं नहीं बोल रही हूँ, आया है प्रॉब्लम, उसका कारण भी है। उसको जितना लाइट वेट का गाड़ी चलना चाहिए उसमें हैवी गाड़ी चला रहे हैं। रात होता है रोड हैवी गाड़ी चल जाती है, तो इतना हैवी, भाई आप कैपेसिटी कम कर रखे हो, आप कैपेसिटी ज़्यादा चला रहे हो तो ख़राब तो होगा रोड। अगर उस चीज़ को ध्यान रखें, गांव वाले भी अगर उसमें जाने से रोक लगाएं तो रोड हमारा सुरक्षित रह सकता है। अमृत मिशन योजना चल रही है, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की बात चल रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में इसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन भी लगाया था। नल जल योजना में कई लोगों का डेथ भी हुआ है। क्या हुआ है कि नल जल योजना में ठेकेदार ने रोड किया, उसको टेस्टिंग के लिए ओपन छोड़ा। टेस्टिंग के लिए उसके बाद टेस्ट करते समय 3 महीने 4 महीने साल भर लग रहा है। तो वहाँ जब रोड से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, महिलाएं गुजर रही हैं, बाइक सभी गुजर रहे हैं, तो वहाँ गिर के डेथ हुआ है। इस बात को मैंने विधानसभा में उठाया था, तो उसकी स्थिति थोड़ा ख़राब है। अभी मैं सरकार से निवेदन भी करती हूँ कि जल्द से जल्द उसको अच्छे से बना दिया जाए, नल जल योजना में ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी सुधार हो सकती है। जी, आप स्वयं एक महिला हैं, गृहिणी भी हैं और माँ भी हैं, पत्नी भी हैं। जब इतने सारे दायित्व आपके ऊपर है और आपको फील्ड में भी जाना रहता है, लोगों से मुलाकात करनी होगी, तो घर वालों का सहयोग और साथ बहुत ज़रूरी है। कैसे मिल पा, कैसे मैनेज करते हैं आप? घर वाले का सहयोग सबसे पहले मुझे हस्बैंड का बहुत सहयोग मिलता है। और क्योंकि वो पूरा जब तक एक महिला कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उनका घर से सहयोग ना मिले, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से वो प्रिपेयर घर से होती है। अगर घर में सहयोग नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से त्रस्त रहेगी, प्रताड़ित रहेगी। तो मुझे तो मेरे पूर्व विधायक और पति महोदय जी का भी फुल सहयोग मिला, अच्छा रहा। और खासकर मेरे बच्चों का भी सहयोग रहा, क्योंकि बच्चों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जब मुझे टिकट मिला तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, क्योंकि भाई बच्चे को मुझे पढ़ाना सबसे पहले मेरा कर्तव्य है। गृहिणी हूँ तो मेरे बच्चों को स्टैंड करना। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे ने फुल सपोर्ट किया और वाकई मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट किए। मेरा पूरा चुनाव 1 महीने तक मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाती थी, क्योंकि सुबह 7 बजे निकलती थी, 12 बजे आती थी। जब 7 बजे निकलती थी तो बच्चे उठे नहीं रहते थे, और जब 12 बजे आती थी तो सो जा रहते थे। तो जब चुनाव का दौर चलता है, कोई भी चुनाव, तो ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन बच्चे ने पूरा 100% सहयोग दिया। और बच्चे, पति के सहयोग और मेरे जितने भी दिरानी जेठानी हैं, फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता है। इस कारण मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। जी,
एक और बात निकल कर आती है सामने, जब महिलाएं आगे आती हैं या फिर जब चुन कर आती हैं तो उनके जो पति हैं प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा काम करते हैं और फील्ड में उन्हीं का चेहरा रहता है। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ महिलाओं के साथ हो रही है या फिर आपके साथ भी ऐसा हो रही है? नहीं, मैं नहीं मानती कि ये चीज़ 100% सही है। लोग इसको हवा बना देते हैं, मतलब लोग इसको डाइवर्ट कर देते हैं कि पति कर रहे हैं, ये उनका काम पति कर रहे हैं। देखिए, सहयोग तो जरूरी है। हर महिलाओं को ड्राइव नहीं आता, ठीक है, हम कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है, ड्राइव करके चले गए। अगर एक पत्नी सरपंच है, अब सरपंच है तो उसको ड्राइव करके बाइक में छोड़ने कौन जाएगा? पति ही जाएगा। कहीं से वो ड्राइवर नहीं बुलाएगी कि वो मेरे को छोड़े। अब पति गए तो बदनाम कर दिए कि पत्नी चला रही है। होता है, ठीक है, मैं मानती हूँ। अच्छा, पति पत्नी है तो भाई जब पति ने उनको सहयोग किया है उनको चुनाव जिताने में, तो कहीं ना कहीं एडवाइस तो पति का लेंगी ना। बिना पति का एडवाइस का तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको हवा बना देते हैं विपक्ष के पार्टी के लोग जी। पार्टी को लोग ज़्यादा हवा बनाते हैं कि पत्नी चला रही है। महिलाएं भी सशक्त हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। महिलाएं जब काम कर रहे हैं तभी वो आगे बढ़ी हैं। तो मैं तो बोलती हूँ हर महिला ऐसा नहीं है, इस कई चीज़ में ब्लेम भी लगाते हैं महिलाएं। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ में देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा सशक्त है और महिलाएं ज़्यादा परिपक्व हैं काम करने में भी, कि वो दोहरी भूमिका निभाती है। एक तो किचन बच्चे संभालती है, किचन संभालती, उसके बाद यहाँ करके वो बाहर की ज़िंदगी जीती है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि महिलाएं में उतनी शक्ति है, बस उसे थोड़ा से आगे बढ़ने के लिए हमको पुश करना पड़ता है, सहयोग की आवश्यकता रहता है, तो थोड़ा बहुत मिलता है जी। और जी, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता को रेल की सौगात कब तक मिलने वाली है? जरूर, ये अच्छी मांग है और बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि रेलवे की आवश्यकता तो है। और यहाँ क्या छोटा लाइन है, छोटा लाइन मतलब वो सिर्फ टाइम पास, मतलब मैं बोलूँगी सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि राजरा लाइन चलता है वो बिजनेस के थ्रू चलता है, भिलाई स्टील प्लांट में कच्चा माल जाता है। लेकिन अगर वाकई यात्री वाला जो चाहिए हमको, बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक तो मीडियम परिस्थिति के लोग रहते हैं और मीडियम परिस्थिति के लोग जो कम पैसे में पहुंचना चाहते हैं। और टाइम आजकल आज के ज़माने में अगर टाइम मैनेजमेंट देखें तो किसी पास इतना वक्त नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे भी रेल में वेस्ट करें। उनको चाहिए कि स्पीड से पहुंच जाए। तो ज़रूर ये मांग हमारे क्षेत्र की जनता से आई है, तो ज़रूर इस मांग पे मैं चर्चा करूंगी, मंत्रियों से बात करूंगी और आशा विश्वास है कि 3-4 साल, जो 4 साल का वक्त है उसमें हम रेलवे में मांग को हम पूरा कर सके जनता की। रोज़गार भी एक बहुत बड़ी मुद्दा रहती है। युवाओं के हाथों को रोज़गार मिलेगा तभी पलायन रुकेगी और यहाँ जो शक्ति है सही तरीके से काम कर पाएगी। तो इस दिशा में आपको काम करने के लिए क्या कुछ है? रोज़गार के लिए हमारी जो सरकारें पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उन्होंने रोज़गार के अवसर के लिए रीपा का आयोजन किया था, जो गांव-गांव में खोले थे। वहाँ अलमारी बनाने का काम चला था, वहाँ शक्कर गुड़ बनाने का काम किए थे, वहाँ पे खेती बाड़ी हुई थी हल्दी की, वो सब रीपा के आयोजन में था। रीपा में बहुत सारे लोगों को, जो गांव के बच्चे हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनको सबको रोजगार मिला था। गौठान के अंतर्गत जो हमारी जो खाद बनाने का था, स्वयं सहायता समूह के लोगों को काम मिला था। अभी हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। रीपा में हमारे बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर बन के काम कर रहे थे। हमारे बच्चे वहाँ पे खुद जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको पूना बॉम्बे जाना पड़ता है नौकरी के लिए, वो वहाँ पे गुड़ बनाने का फैक्ट्री तैयार कर रहे थे। जो हमारे इंजीनियर बच्चे हैं, जो अलमारी गोदरेज में काम करने जाते हैं, वो बच्चे हमारे रीपा के तहत अलमारी बनाने का काम कर रहे थे। सभी हमारे गांव के बच्चों को रोजगार मिला था। लेकिन अब सुनने में आया है इस रीपा को बंद कर दिया जाएगा। तो अब तो मेरे ख्याल से फिर से पलायन बढ़ जाएगा। अभी पलायन रुक गया था, पूर्ववर्ती सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, इसलिए पलायन रुक गया था। अब अगर वर्तमान के सरकार ने अगर उसे रीपा को बंद कर दिया तो जरूर अवश्य रूप से ये पलायन बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, हमारे बच्चे बाहर जाना शुरू कर देंगे, जिसे रोकना बहुत आवश्यक है। इससे कैसे निपटेंगे आप?
हम मांग करेंगे कि भाई जो बच्चे जिनको रोजगार मिला है, जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, इंजीनियर बच्चे हमारे अलमारी बना रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो उत्पादन कर रहे हैं, हल्दी को उत्पादन कर रहे हैं, गन्ना को उत्पादन कर रहे हैं, उनको उसी स्थिति में रखा जाए, उसे आगे बढ़ा जाए। आप पूर्ववर्ती सरकार को ख़त्म करने के उद्देश्य से आप इसको ख़त्म मत कीजिए, ये हम मांग करेंगे। जी, किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, ज़्यादातर यहाँ किसान ही रहते हैं। क्योंकि अभी किसानी भी शुरू हो गई, तो किसानों की जो मुख्य समस्या रहती है, बिजली हो गया, पानी हो गया, या फिर जो खाद हो गया, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? जैसे अभी किसानों की स्थिति सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि कर्जा माफ़ी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, तो सबसे पहले तो इनको झटका मिला, कर्जा माफ़ नहीं हुआ हमारे किसानों का। 3100 समर्थन मूल्य की बात की, 3100 समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने इनको मजबूर किया, क्योंकि हमारी सरकार ने जब 20 क्विंटल की घोषणा किया था, तो 20 क्विंटल का घोषणा किया तो हमारे अजय चंद्राकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के खेत में इतना धान होता ही नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग देखे होंगे, सभी जनता देखे हैं। उन्होंने कहा 20 क्विंटल खरीद ही नहीं सकते, तो आज आप 21 क्विंटल की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अजीब सा लगा हमको भी। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने किसानों की बात सुना और दिए, उसके लिए हमने मजबूर किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। साथ में बहुत सारा जो है बात है जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए। मैंने एक बात और रखा था विधानसभा में कि चना जब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो रहा है, चना को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो चना को समर्थन मूल्य में खरीदा जाए। और समर्थन मूल्य तो हमारे कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा नॉर्मल रेट में बिकता है, इसलिए नहीं खरीद रहे। मैं बोल रही कि समर्थन मूल्य के रेट बढ़ा के खरीदिए भाई, इतना चना हो रहा है, लोग हर जगह जरूरी नहीं कि ज़्यादा रेट में बिके, तो ये भी मांग रखे हम। उसके बाद अभी गन्ना किसानों ने बहुत, अभी बीच में मेरे पास आया, गन्ना हमारे यहाँ फैक्ट्री है, और मेरे ख्याल से मेरा ही यहाँ का फैक्ट्री है और एक जगह और है, और गन्ना के किसान बहुत सारे, उन्होंने एक मांग रखा है कि गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, बोनस बढ़ाया जाए। तो इस मांग को मैं अभी भी रख रही हूँ कि बोनस बढ़ाया जाए, क्योंकि जो वो उनको मिल रहा है वो उतना सही नहीं। जब आपका चावल का बढ़ा है तो गन्ना का भी बढ़ना चाहिए। किसान अभी बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं है कि आप क्षेत्र की जनता में जाके पूछिए, उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है जो 5 साल, अभी 1 साल पहले था। पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया था। उन्हें समर्थन मूल्य में खरीदा, जबकि मोदी जी ने मना किया था, उसके बावजूद हमारी सरकार ने खुद का पैसा लगा के समर्थन मूल्य दिया। आज की स्थिति, हमको डर ये है कि इन्होंने समर्थन मूल्य का वादा किया है देंगे, लेकिन मोदी जी तो पूरे क्षेत्र के, पूरे राज्य के हैं। मुझे तो ये है, शंका है कि कहीं ऐसा ना हो छत्तीसगढ़ राज्य को भी खत्म कर दे, उनका समर्थन मूल्य भी डाउन कर दे बाकी राज्यों की तुलना, क्योंकि बाकी राज्य मांग करेंगे ही कि हमारा भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। तो ऐसा आप भूपेश सरकार की काम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है वास्तविक में अगर काम ठीक से हुआ रहता या फिर जनता को इनका लाभ मिला रहता, तो जो 68 सीटें जीत कर आई कांग्रेस 5 साल के बाद 35 सीट में आ गई? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत काम किया है, उतना तो 15 साल में नहीं हुआ है। 15 साल में आप रोड की स्थिति देखिए, जर्जर रहा। स्कूल शिक्षा विभाग में भी डाउन ही रहा। शिक्षा में कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, उसमें तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में तो फ्री में पढ़ाई किया है। बच्चे, गरीब बच्चे भी बढ़िया स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। रोड की स्थिति सुधरी थी, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ था। सभी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत सुधार हुआ था, बहुत काम किया था। और सबसे बड़ी बात, माननीय भूपेश बघेल जी की बात कहूँ तो उन्होंने छत्तीसगढ़वाद को बढ़ाया, विश्व में छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित किया। उन्होंने अरपा पैरी का धार, जो हमारे राजगीत है, उनको आज कहाँ है अरपा पैरी का धार? आज आप जाके देखिए, शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी अरपा पैरी का धार नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़, आप बंगाल में जाइए, बंगाल का कल्चर शो होता है,
अब बंगाल में जाएंगे तो बंगाल का कल्चर, वहाँ का जो डिश है वो रहेगा। महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र का डिश रहेगा। साउथ में जाएंगे तो आप आज भी इडली डोसा ही खाएंगे वहाँ जाके, आपको वहाँ राइस नहीं मिलेगा, इडली डोसा सांभर बड़ा ही मिलेगा। हम चाहते थे हमारे राज्य में आए तो फरा खाए, मुठिया खाए, टेटरी खाए, ये था। और इसको हमने उजागर किया था, गढ़ कलेवा किया। गढ़ कलेवा के माध्यम से सब डिश आता था। तीज त्यौहार है, तीजापुरा का त्यौहार है। तीजापुरा जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य त्यौहार है, उसमें छुट्टी आज तक किसी सरकार ने दिया, 15 साल थे वो, आज तक छत्तीसगढ़ के कल्चर संस्कृति में कभी छुट्टी नहीं दिया। तीजा का त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य त्यौहार है महिलाओं का। ओणम का छुट्टी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन तीज का छुट्टी नहीं दिए थे। इसको माननीय भूपेश बघेल जी ने दिलाया। त्योहारों को, जो हरेली त्यौहार है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य पहला त्यौहार है, वो दबा हुआ था। लोग तो हरेली अभी आप 15 साल की स्थिति में देखते ना, तो सिर्फ गांव में हल का पूजा किया जाता था, शहर में जाते तो पता नहीं चलता था हरेली त्यौहार है। आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सब जगह त्योहारों को ला के रख दिया था। छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छरछरा पुन्नी क्या होता है लोगों को मालूम था। यहाँ तक कि बाहर वाले, यहाँ भाई छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन सब छत्तीसगढ़ त्यौहार से हो गए थे, परिचित हो गए थे। आज फिर से गायब होना शुरू हो गया। आज हरेली आने वाला है, किसी को पता नहीं है। आज छरछरा पुन्नी आने वाला है, किसी को पता नहीं। ठेठरी रोटी कहाँ गया, पता नहीं। फरा कहाँ गया, पता नहीं। पान रोटी कहाँ गया, पता नहीं। हमारे तो कल्चर में चला आ रहा था, जो बासी खाने का रिवाज था वो था, हम बासी खाए हैं। और भूपेश बघेल जी की सरकार ने बासी सबको खिलाया है, कलेक्टर तक खाए हैं। उन लोग बेचारे को चम्मच से खाए हैं, लेकिन खाए हैं। आज सब खत्म। कुछ समय पहले हमारे इंटरव्यू में टी एस बाबा जी के साथ हुई, तो उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी की, वो हम धरातल पर नहीं ले जा पाए, फिर जनता को समझा नहीं पाए, और जो अंतर कला रही पार्टियों के भीतर, वही हार का कारण रहा। क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ मुद्दा रहता है, अब राजनीति है रहता है, उस समय सबसे मैं ये मानती हूँ कि हमने जो 5 साल काम किया वो तो मायने रखता है। उससे ज़्यादा मायने रखता है मैनिफेस्टो, कि आप घोषणा पत्र में क्या लाए हो। और घोषणा पत्र में हमने सबके लिए लाया था, किसानों के लिए आया था, युवा साथियों के लिए लाया था, महिलाओं के लिए लाया था। लेकिन हमारा जो घोषणा पत्र था, महिलाओं को जो हमको देना था पैसा, लक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना, हमने थोड़ा लेट से दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि महतारी वंदन योजना काम किया है। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं उपेक्षित रहती है परिवार में, मैं ये मानती हूँ। हालांकि ये कहावत है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज भी पुरुष प्रधान देश है। अगर महिलाएं आगे बढ़ी हैं तो महिलाएं पुरुषों की सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। और हर महिला को चाहिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्नता, जो कि नहीं रहते हैं। अगर हाउसवाइफ भी हैं तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न रहे। अगर सरकार उसको मैनिफेस्टो में ला देता है कि महतारी योजना से 1000 रुपया दिया जाए, और बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी में घर घर जाके फॉर्म भराया और सबको फॉर्म भराया, सबको विश्वास हो गया कि हमको 1000 रुपये मिलेगा। ये उनका काम किया है, जो कि हमने नहीं किया। उनके लोगों ने घर घर साइन करवाया, कई लोगों को तो 1000 पेमेंट भी कर दिया, एडवांस में रखो करके। कई लोगों को एडवांस में पेमेंट किया गया है। तो भाई कहीं ना कहीं महिलाओं को धोखा देने का काम किया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसलिए वोट डाइवर्ट हुआ है। और बहुत सारे आते हैं राजनीति में, बहुत सारा उठा-पटक होता है, वो हमारे वरिष्ठ लोग जानेंगे उसको। जी, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगे हैं। और जो ईडी, सीबीआई और जितना ही यहाँ रेट पड़ा है चुनाव के समय में, क्या लगता है कि ये भी एक कारण रहा कांग्रेस की हार का? देखिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और हमने तो ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत दबाव बनाया। हमें कांग्रेस पार्टी के खाता को बंद कर दिया ताकि चुनाव न लड़ पाए। चुनाव में पैसा बहुत आवश्यक रहता है।
भाई चुनाव में पैसा नहीं, वो तो पूरा वो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया। ईडी का यूज़ किया। ईडी जबकि किसी दल के लिए काम नहीं करता है वो, लेकिन ईडी पूरा दल के लिए काम किया। साथ में सभी लोगों को खरीदने का काम किया है और वो पूरा दबाव बनाया। आप बीजापुर की बात करूँगी, बस्तर में जब हुआ प्रोग्राम हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ से पैसा लाने का काम हुआ है। वहाँ पूरा बैग में पैसा आया है, पैसे के दम पे पूरा। भाई सरकार उनकी है, हम तो हाथ हमारा बांध दिया गया। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार तो उनके में मैं गिना दूँ तो बहुत सारे नान घोटाले हैं भाई। महिलाओं का नसबंदी कांड हुआ है, बच्चियों के साथ रेप हुआ है, झरियामाली कांड में हुआ है। तो सभी भ्रष्टाचार तो उनके राज में होता है, बदनाम हमें कर देते हैं। जी, कुछ समय पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम में विजय शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री वर्तमान में, उनका ये कहना है कि जो 5 साल में कांग्रेस पार्टी गड्ढा खोदी है प्रदेश में, उनको भरने का काम बीजेपी कर रही है और 6 महीने में उनसे बेहतर काम कर चुकी है। अभी तक आप बताइए कि क्या काम हुआ है? 4-5 महीने होने जा रहा है, अभी तक साइलेंट है। अभी तक मैं तो बोलूँगी छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ भी नहीं हुआ है। न किसानों के लिए कार्य हुआ है, न महिलाओं के लिए कार्य हुआ है, न युवाओं के लिए कार्य हुआ है, न किसी वर्ग के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ वो चुनाव लड़ रही है। आज भी वो चुनावी मोड़ पे है, आज भी चुनाव लड़ने की तैयारी ही कर रहे हैं उन लोग। कभी वो देश की जनता, राज्य की जनता पे आज तक साय साहब ने कुछ किया ही नहीं है। अगर उनको करना है तो वो पहले मोदी जी से पूछेंगे, उनका तो कुछ चलता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मेरे यहाँ एक्सीडेंट हुआ, मैंने साय साहब को फ़ोन किया तो मैं बोली कि इनको आर्थिक सहायता किया जाएगा, वो सहयोग कर दें। तो नहीं, उनको तो जनता से नहीं, जब तक वो किसी से राय नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, तब तक करेंगे नहीं। बल्कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी तुरंत 10 लोगों को सहयोग प्रदान किया था, 4-4 लाख रुपया, एक व्यक्ति को 4-4 लाख। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के मुखिया हैं तो स्वयं हैंडल करें, क्योंकि जनता उनको देख के वोट की है उनको, तो वो उसमें सही साबित हो, जनता के लिए वर्क करें। अभी मेरे यहाँ नीट का पेपर हुआ, नीट का एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, उसके लिए एक बयान नहीं दिए। नीट की घटना हुई, नीट में हमारे बच्चों को 1 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर बांटा गया। पहले गलत क्वेश्चन पेपर पकड़ाया गया, उसके बाद 1 घंटे बाद उसको चेंज किया गया। उसके लिए मैंने राज्यपाल तक गया, लेकिन उनके बयान आज तक नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आना था कि इनके लिए क्या किया जाए। हमने दौड़ा, पालक लोग दौड़े, केस किए, तब उनको मिला है न्याय, तब फिर डबल एग्ज़ाम दिलाया गया। और इनके शासनकाल में नीट के घोटाला 15, अगर मैं मोदी जी की सरकार की बात करूं, हर साल नीट में घोटाला हो रहा है, हर साल पेपर लीक हो रहा है। तो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। 2-2, 3-3 साल बच्चे मेहनत करते हैं, आज बच्चे बेरोजगार बैठ गए हैं। ऐसा ना हो कि कोई सुसाइड कर लिया, सरकार इनकी जिम्मेदार होगा, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो। जी, आने वाले 5 साल में आपके पास क्या ऐसे रोड प्लान है जी, या फिर आप सोच रखे कि मुझे इन 5 साल में ये काम को करना ही है? ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? अभी तो हमको बहुत सारे काम करने हैं। हमारे कुछ DED लाना है शिक्षा के क्षेत्र में, हमको कृषि महाविद्यालय खोलना है। हमारे जो कृषि के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अगर धनहा क्षेत्र माना जाता है तो मेरे विधानसभा को माना जाता है। संजारी बालोद विधानसभा में सबसे ज़्यादा धान होता है, खेती होता है। हम तो मांग कर रहे हैं कि कृषि महाविद्यालय खोलेंगे, मेरे को कृषि महाविद्यालय खुलाना है। शिक्षा के क्षेत्र में DED BED खुलवाना है। और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ तो बहुत जर्जर है, जिसकी मांग हमने पूर्ववर्ती सरकार से किया था कि यहाँ पे बिस्तर बेड बढ़ाया जाए। उसकी मेरे मान है नया हमारा कितने 50 लाख मिला था हमको, लेकिन हमको एक नया हॉस्पिटल चाहिए गुरूर में, उसको करवाना है। लाटा बोर्ड में भी नया भवन बनवाना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको बहुत सारे काम करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर 5 क्लास लगता है उसके लिए 3 ही रूम है।
एक ही क्लास में दो दो क्लास लगा रहे हैं, तो उनके लिए हमको भवन बनवाना है। ऐसे बहुत सारे जो काम रुके हुए हैं उसको पूरा करवाना है। पहली बार आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो कितना लगता है कि चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके 5 साल? देखिए, विपक्ष की भूमिका तो अपने आप निभ जाता है। इसलिए निभ जाता है कि लोगों को जो परेशानी हम फेस करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं तो हम उसके दर्द को देख नहीं पाते। जैसे नीट का प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों का दर्द नहीं देख पाए। हमारे बच्चे हमारे पास आके रो रहे थे, तो अपने आप अंदर से भाव आता है और हम उसके लिए दौड़े और हमने अपना काम पूरा किया। ऐसी जो लोग का, जो जनता का जो भाव आता है, जो समस्या आता है, उसका पूरा करने का मतलब हमारा फर्ज है, हम उसको पूरा करें। सरकार में रहते हैं तो इजी भी पूरा हो जाता है, क्योंकि सरकार हमारी बात सुनते हैं। अब विपक्ष में है तो हम उसके लिए दौड़ेंगे। विपक्ष क्या है कि अगर हम पूरा करें तो विपक्ष करते नहीं है, इसके लिए भी हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम रोड की लड़ाई लड़के उसको पूरा करवाएंगे। कुछ समय पहले बड़ौदा बाज़ार में जो हिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की फॉल्ट है कि, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा एक काम किया गया, भड़काया गया हिंसा को? देखिए, जो बड़ौदा बाज़ार में जो घटना हुआ बहुत ही शर्मसार घटना है। ये तो मैं बोलती हूँ पूरे राज्य में ये पहली बार, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली घटना है इतना शर्मदायक घटना। बोले कलेक्ट्रेट को जलाना, हम खुद गए थे वहाँ पे, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम खुद देख के आए, वहाँ पे चर्चा किए, देखे, वहाँ के आम जनता से चर्चा किए। उन्होंने बताया, जो समाज वाले आए थे, हम समाज वाले से बात किए अलग से। समाज वाले का कहना है कि हमने उग्र होने का काम किया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से हमने मांग किया था। और जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कलेक्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने आंदोलन का रूप दिया। आंदोलन का रूप दिया तो उसमें पहले से मीटिंग हो चुका था कि शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। और जैसे हम आंदोलन करने गए, पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आए, और ऐसे सुनने को आया है कि 100 से 150 लोग दूसरे राज्य से आए हैं और उन्होंने हिंसा किया है। क्या हमारे लोग क्या आग लेके घूमते रहेंगे? क्या हमारे लोग मिट्टी तेल लेके घूमते रहेंगे? हमारे लोग नहीं किए। इसको बीजेपी की प्लानिंग है। और यहाँ तक मुझे पता चला है कि जो वहाँ खाना भी बना था वो बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उसको पैसा देके उसको करवाया था, खाने का अरेंजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्लानिंग था जो सतनामी समाज को भड़काने का, सतनामी समाज को। और हम सतनामी समाज के साथ हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। संगीता सिन्हा अगर राजनीति में नहीं रहती तो क्या करती रहती? राजनीति में नहीं रहती तो मैं सेवा ही करती। मुझे बहुत शौक़ है महिलाओं को आगे बढ़ाना, बच्चों का सहयोग करना। हर क्षेत्र में महिलाएं रहे, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी। कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं शोषित भी हैं। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। आपको पेंटिंग का शौक़ है? बहुत मैं पेंटिंग करती हूँ। खाली समय में आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? पेंटिंग, खाना बनाना, कुक का शौक़ है। अगर मैं राजनीति में नहीं रहती तो शायद शेफ़ बनती हूँ। आगे चल के जाने का प्लानिंग था, शेफ़ में जाने का था। अभी आपके पास राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, क्या सोच रखते हैं कि कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? महत्वाकांक्षा क्या है राजनीति में आपकी? देखिए, महत्वाकांक्षा कुछ ऐसा खास नहीं है, बस मेरे ये है कि जो हमारी जनता है उनकी जो मूलभूत सुविधा को हम ध्यान देके उनके लिए काम करें। उनको जो मूलभूत सुविधा है उनको उपलब्ध कराएं। जो शासन का योजना है जो ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंचता है, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। शासन के बहुत सारी योजनाएं रहते हैं जिसको अगर हम ज़मीनी स्तर पे पहुंचाएं तो उनको किसी प्रकार का आर्थिक स्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन होता ये कि वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता है। जैसे 6,000 रुपये हमारी सरकार ने भूमिहीन किसान योजना को दिया। कई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बगमरा गांव में 200-250 लोगों को वो लाभ प्राप्त हुआ। अगर हम प्रयास नहीं करते तो लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसे कई गांव हैं जिनको लाभ नहीं मिला, जो उनको अधिकार था वो चीज़ मिलना था, लेकिन उनको नहीं मिला। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी योजना है, अगर सब्जी वाले लोग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँचे। अगर वो सब्जी लगा रहे हैं उनको कई ठोक सुविधा मिलता है,
अगर मछली उत्पादन का कार्य है, मछली उत्पादन में भी बहुत सारा जो सुविधा सरकार से मिलता है, कई बार उनको पता ही नहीं रहता, उन लोग खरीदी करते हैं। किसान में भी कई सुविधाएं रहता है, किसानी कार्य में कई फ्री में मिलता है, बीज मिलता है, उनको पता नहीं रहता है, बीज खरीद के लाते हैं। तो मेरी इच्छा ये है, मेरी जो है कि जो मूलभूत सुविधाएं उनके वहाँ तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर महिलाओं को? मैं बस सभी हमारे क्षेत्र की, छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप सशक्त हैं, खूब आगे बढ़िए, कभी निराश नहीं हुए हैं, कभी भी कठिन परिस्थिति आता है उसका सामना कीजिए और खूब आगे बढ़िए। आप में वो शक्ति है, आप आगे बढ़ सकती हैं जी। तो आप सुन रहे थे संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा जी को, जिनका कहना है कि जो 5 साल में काम हुआ है, आने वाले 5 साल में उससे बेहतर काम होगा। क्या रोड मैप है उसके हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे, साथ साथ जो सरकार है उनसे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।